हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और हम सब पढ़ रहे थे 11th क्लास के मैथ्स को। तो जिसमें हम सेट्स जो टॉपिक है उसको हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बेटा रिलेशंस को पढ़ने से पहले एक टर्म है जो आपको यूज में आएगी बार बार, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स, ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर देखो नाम से ही थोड़ा थोड़ा इंडिकेट हो रहा है। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब पेयरिंग करना, दो चीजों को एक साथ रखना या एक साथ लिखना। जैसे मान लीजिए एक टोकरी में सेब हैं और एक में आपने आम रख रखे हैं, तो आप एक सेब को ले और एक आम को ले, फिर एक सेब को ले एक आम को ले, और आप एक आम और एक सेब लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। तो पेयर्स तो हो जाते हैं दो चीजों को पेयर करना, वो दोनों चीजें, दो एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को पेयरिंग करना, पेयर में एक साथ रखना। अब बात आ जाती है ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ऑर्डर मतलब कि स्पेसिफिक किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दो एलिमेंट्स की पेयरिंग करते जाना, उसको आप क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लीजिए आपका मैंने ए सेट लिया, आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं मैंने उनको ए सेट में डाल दिया। ये G1 गर्ल है, ये G2 गर्ल है, ये G3 गर्ल है, G4 गर्ल है। मान लीजिए आपकी जो क्लास है उसके अंदर 4 गर्ल्स हैं। मैंने बी सेट लिया, आपकी क्लास में जो है 3 बॉयज हैं या 4 बॉयज हैं। अभी तो फिलहाल हम 4 बॉयज ही ले लेते हैं। B1, B2, B3 एंड B4। ठीक है, आपके स्कूल में एक ऑर्डर निकाला गया, एक पैटर्न निकाला गया कि भाई जो आपकी क्लास की जो बेंचेस हैं, ये आपकी क्लास की बेंचेस हैं, कि इसके ऊपर आप पहले नंबर पे जो है वो रखिए आप गर्ल को और दूसरे नंबर पे रखिए आप बॉय को। पेयरिंग करनी है हमें, तो मैंने यहाँ पे रखा G1 गर्ल, यहाँ पे B1 बॉय, यहाँ पे G2 गर्ल, B2 बॉय, G3 गर्ल, B3 बॉय। तो ये आपका क्या हो गया? ये पर्टिकुलर क्या है? पेयरिंग। और जो ऑर्डर फॉलो किया है, ऑर्डर मतलब कि पहले नंबर पे गर्ल आएगी, फिर आपका बॉय आएगा, फिर आपकी गर्ल आएगी, फिर आपका एक बॉय आएगा, फिर गर्ल, फिर बॉय। ऐसा नहीं है कि बॉय को इधर बिठा दिया, गर्ल को उधर बिठा दिया, नहीं। ये आपकी होती है पर्टिकुलर ऑर्डर, एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखना। तो ये तो होगी पेयरिंग, और ये जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न में लिखा गया है इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। आई होप आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब और हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं कि ये इसको कैसे लिखा जाता है। मैथमेटिकल टर्म्स में इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहली बात, पहला जो एक एलिमेंट और जो दूसरा एलिमेंट है उसको कोमा से सेपरेट किया जाता है। जहां पे जो ए एलिमेंट है वो किसी ए सेट से बिलोंग करता है और जो बी एलिमेंट है वो आपके किसी बी सेट से बिलोंग करता है। इसमें पैटर्न हमेशा क्या रहेगा? जैसे आपको ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं तो पहले आप ए के एलिमेंट को लिखोगे, फिर आप बी के एलिमेंट को लिखोगे। उल्टा नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डर्ड आ गया तो मतलब उसकी पर्टिकुलर ऑर्डर्ड होना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसे आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा? मैडम क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर? क्या जरूरत पड़ गई इस ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ने की? अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर क्यों पढ़ा जाता है, क्यों आप पढ़ रहे हैं। अब आप एक एग्जाम्पल दूसरा सोचिए। आप ये एक रोड है, ठीक है? रोड मतलब जिसपे आप ट्रेवल करते हैं वो वाला रोड, वो वाली रोड नहीं जिससे मार देते हैं किसी को, वो वाली रोड नहीं। ये है आपकी एक रोड जिससे आप ट्रेवल करते हैं, कोई भी आप अपने वटेवर अपने आसपास की किसी भी रोड को मान लीजिए। यहां पर एक पोल है, ठीक है? इस पोल को मैंने कर दिया 0 कि भाई ये 0 है, ठीक है? आप इसके ऊपर जा रहे थे, ये 1, इस पोल से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर,
4 किलोमीटर। ये मैं डिस्टेंस को वेरी करा रही हूं कि इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है, इस पॉइंट की 2 किलोमीटर है, इस पॉइंट की 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये ऐसे चल रहे हैं हम। अब इस पोल आपके किसी दोस्त ने फोन किया और आप पहुंच गए हो यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके किसी दोस्त ने फोन किया और उसने पूछा कि यार आपकी लोकेशन क्या है, लोकेशन बताओ। तो आप अपनी लोकेशन किस तरीके से बताओगे? भाई उस पोल से अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर सीधा आ जा तो मैं तेरे को दिख जाऊंगा। ठीक है, वो बंदा आया, उसने इस पोल को 0 मान लिया, ये इस पोल से, तो इस पोल को उसने 0 इंडिकेट कर लिया और यहां से वो बाइक पे चलता जा रहा है इस रोड के ऊपर और लगभग 2.5 किलोमीटर के पास पहुंचा तो आपकी लोकेशन उसने फाइंड आउट कर ली। अब यहां पर क्या है, सिर्फ एक नंबर से, इस सिर्फ एक पैरामीटर से आप अपनी लोकेशन को बता दे रहे हैं, आपकी लोकेशन पता चल गई है उसको, सिर्फ एक ही पैरामीटर से। इसको हम मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं? वन डायमेंशन। इसको क्या कहते हैं? वन डायमेंशन। ठीक है, जहां पे हम एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम करते हैं। इस एक ही लाइन के ऊपर हम बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एक ही डायरेक्शन के अंदर चले जा रहा है और एक ही पैरामीटर यहाँ पर काम कर रहा है, तो और इसको कहते हैं हम वन डायमेंशन की हेल्प से हम इनको सोल्व करते हैं। अभी तक 10th क्लास में आप सभी ने ये वन डायमेंशन की ही प्रॉब्लम्स को ज्यादातर डील किया है। अब बात आती है ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ काम आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या महत्व है, ये किस लिए पढ़ा जा रहा है हमसे। तो ये वन डायमेंशन की बात हो गई। अब मैं आपको दूसरी जो प्रॉब्लम है वो दूसरी प्रॉब्लम देती हूं। अब मान लीजिए आपके पास 2 रोड जा रही हैं, एक मैंने कह दिया कि ये आपकी जो है R1 रोड है, ये आपकी R2 रोड है। ये मैंने वो पोल बोल दिया कि ये पोल O या 0 कह दीजिए आप इसको। तो ये जो पोल है वो आपका O है। ठीक है, और ये जो है ये आपका फॉरेस्ट है। क्या है ये कोई फॉरेस्ट है और आप इस फॉरेस्ट के अंदर चले गए और आप पहुंच गए किसी लोकेशन इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब आपने अपने दोस्त को फोन किया, फोन करके आपने जो था आपने अपने दोस्त को बताया कि मैं यहाँ पर इस फॉरेस्ट में आ गया हूं। अब आपका दोस्त पूछ रहा है भाई फॉरेस्ट में तो तुम चले गए हो लेकिन मैं आपकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करें? अब आप कैसे बताएंगे कि ये जो लोकेशन है ये कैसे फाइंड आउट करेगा? तो अब ये जो यहां पर आप पहुंचने के बाद अपने दोस्त को अपनी लोकेशन बता रहे हैं कि भाई जो रोड R1 है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो है ये किलोमीटर्स को शो कर रहे हैं। इस पॉइंट से 0 पॉइंट से इधर के डायरेक्शन में किलोमीटर्स शो कर रहे हैं। यहां पर ये 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 ऐसे ये भी किलोमीटर दिखा रहे हैं। अब आप यहां पर खड़े होके आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो R1 रोड है इस R1 रोड की तरफ चलते आ और अप्रोक्स टू 1.8 किलोमीटर अप्रोक्स 2 किलोमीटर आने के बाद जो है जो R2 रोड है R2 रोड के पैरेलल में चलते जा और अप्रोक्स 4.5 किलोमीटर के ऊपर आएगा तो मेरी लोकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपने क्या कहा उसको कि यहां से आप 1.8 किलोमीटर या फिर आप अपने वर्ड्स में बोल रहे हो अप्रोक्स 2 किलोमीटर जो है वो R1 रोड के ऊपर चल और फिर R2 रोड के पैरेलल में सीधे चले आ कितना अप्रोक्स 5 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर अप्रोक्स तू सीधा चला तो मेरी लोकेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगी। आपका दोस्त जाता भी है और आपके लोकेशन के ऊपर पहुंच जाता है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम? 1.8 4.5 ये आपकी लोकेशन दिखा रहा है। किसकी लोकेशन? इस पॉइंट की। किसी दूसरे पॉइंट की लोकेशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो कुछ और आएगी। लेकिन यहां पे सबसे पहले हमें क्या नहीं भूलना है? ऑर्डर को नहीं भूलना है। किसी भी पॉइंट को अगर आप दर्शा रहे हो, अगर आपने पैटर्न ये फॉलो किया है कि जो पहला एलिमेंट है
वो R1 से लिया है, R1 वाले रोड के ऊपर जो किलोमीटर्स दिखा रहे हैं हम उनमें से पैरामीटर लिया है, जो पहली जो वैल्यू है वो R1 से ली है और जो दूसरी वैल्यू है वो R2 से ली है। तो हर पॉइंट इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि कोई पॉइंट तो इस ऑर्डर में लिख दिया, दूसरा कहीं पॉइंट लिखा तो उसमें R2 की वैल्यू पहले लिख दी, R1 की वैल्यू बाद में लिख दी। ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो आप लोकेशन फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ है, उसकी लोकेशन ही नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये जो पॉइंट्स की जो लोकेशन बताता है, ये जो है ये ऑर्डर्ड पेयर्स का महत्व होता है। इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर्स की हेल्प लेते हैं, यहां यूज में आते हैं। अब ये जो है ये क्या कहलाता है आपका टू डायमेंशन। ये आपका क्या कहलाता है, टू डायमेंशन। जो दो डायमेंशंस के ऊपर, यहां पर जो पैरामीटर्स आपके जो चल रहे हैं वो आपके दो पैरामीटर्स चल रहे हैं, एक ये वैल्यू चलती है और कोमा करके ये पेयर के अंदर चलते हैं, ये आपके टू डायमेंशन कहलाते हैं। जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है। अब ये टू डायमेंशन की क्या मतलब, इसमें हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, एरिया को फाइंड आउट करना। कोई भी ग्राफ बन गया, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर जो है, किसी भी तरीके का जो ग्राफ होते हैं उनके आपने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले कि उस ग्राफ का इतना एरिया होगा, इतना रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, बहुत सारे वो पढ़ के आए हैं आप। तो वो सारे जो एरिया के फॉर्मूले जो निकाले जाते हैं वो इस टू डायमेंशन की हेल्प से निकाले जाते हैं। जितने भी जो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो टू डायमेंशन की हेल्प से सोल्व होती हैं। प्रोजेक्टाइल्स, जो डायरेक्शंस बताई जाती हैं प्रोजेक्ट्स कि वो प्रोजेक्ट इस तरीके से, जो रॉकेट था वो इस तरीके से गया, ये आप आगे की स्टडीज में पढ़ेंगे, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो उसकी प्रोजेक्टाइल की बताने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी टू डायमेंशन में सोल्व की जाती हैं। तो टू डायमेंशन का महत्व ये होता है। और जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशन में आपके हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ इतना है। ये आप ओनली उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ रहे हैं। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वन डायमेंशन में हम किस तरीके से काम करते हैं और टू डायमेंशन में ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा किस तरीके से काम में आता है। यहां तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और यहां पर जो है ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर दो क्वेश्चन और आते हैं, मैं वो और करवा देती हूं आगे जाने से पहले। जो ये ए बी है, ये आपने ले लिया कि ए से है और बी आपका बी से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। अगर आपका जो ए है, ए आपने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी आपने ले लिया 1 2, ठीक है। जब आप इसके पेयर्स को लिखोगे तो पेयर्स को क्या क्या लिखोगे, 1 पहले ए का मेंबर फिर बी का मेंबर, तो 1 1, अब 1 ये 2, इस तरीके से सारे जितने भी पेयर्स होंगे वो सारे पेयर्स लिखोगे। यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। अगर दोनों सेट्स में कहीं पर कोई नंबर इक्वल है तो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसमें ये वैल्यू इक्वल आ सकती है। यहां पर भी देख लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट की लोकेशन आप बताओगे तो कैसे बताओगे, 1 ये डिस्टेंस और 1 ही ऊपर, तो ये क्या है 1 1, ये क्या है यहां पर जो पॉइंट होगा 2 2, ऐसे ही करके 3 के ऊपर ये 3 3, ऐसे करके ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहां पर एक कंसेप्ट तो ये होता है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती हैं। अब दूसरी बात ये आती है, क्या ये जो सेट्स हैं, चलो सेट्स का जो काम है वो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें तो क्वेश्चन यही था। अब हम आगे जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ऊपर। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो हम दो सेट्स ले लेते हैं, लेट ए बी आर टू सेट्स। मैंने ये दो सेट्स ले लिए। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले तो रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ए क्रॉस बी। यहां पर जो ये क्रॉस है इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं बोलेंगे,
हमारा जो बोलने का तरीका होगा वो क्या कहलाएगा, क्रॉस। यहां पे क्या कहा जाता है, क्रॉस। जैसे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी यही सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बोलते क्या है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पे दो नंबर्स नहीं है, यहां पे दो सेट्स हैं। यहां पे जो उनकी क्वालिटी है वो डिफरेंट हो गई है, तो यहां पर क्या कहेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम सीधा बोलेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो किस फॉर्म के, जहां पर जो पहला एलिमेंट है ए वो बिलोंग करे ए सेट से और दूसरा एलिमेंट बी है वो बिलोंग करे बी से। तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स की जो कलेक्शन है वो इस क्रॉस प्रोडक्ट में चली जाती है और ये हमारी कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ए और बी दो सेट हैं, दोबारा से रिपीट कर देती हूं मैं, ए और बी दो सेट हैं, ये दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये कंडीशन होनी चाहिए। पैटर्न यही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बी का एलिमेंट पहले लिख दिया और ए का एलिमेंट बाद में लिख दिया। अगर ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं रहेंगे। पेयर्स तो रहेंगे वो, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर होने के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपका कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए, मैंने लिया 1 2 3 एलिमेंट ले ली मैंने। बी मैंने लिया यहाँ पे 3 4। ठीक है, तो देखते हैं ए क्रॉस बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले पहला एलिमेंट का पेयर, फर्स्ट एलिमेंट का पेयर इन दोनों के साथ करेंगे, फिर सेकंड का पेयर इन दोनों के साथ करेंगे, फिर थर्ड का पेयर इन दोनों के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का पेयर एक के साथ ही होगा, नहीं, दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ उसकी पेयरिंग होगी। तो ये क्या आएगा 1 3 1 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 2 3 2 4। नेक्स्ट क्या आएगा 3 3 3 4। ये आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब जो ए क्रॉस बी है इस पर एक बार नजर मारिए। ये जो है क्या वो एक सेट है? आप पिछले लेक्चर्स में सेट के पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके आए हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन राइज कर रही हूं कि क्या ये ए क्रॉस बी जो बना है क्या ये सेट है? कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अभी मैं आगे बताती हूँ। जी हाँ, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एक सेट है। क्यों है? इसकी दो कंडीशन है। पहली, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक प्रॉपर टाइप के एलिमेंट्स हैं जो पेयर फॉर्म में लिखे गए हैं, पहली क्वालिटी। दूसरी चीज क्या है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं रखे गए हैं। उन एलिमेंट्स को बनाने के पीछे एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया गया है। वो दो फाइनाइट सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट लिखे गए हैं और उनके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो ये सेट है। इस सेट को यहां भी यही लिखा जाएगा और कितने ही दूर कोई और टीचर पढ़ा रहा होगा वो भी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को यही लिखेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेट डेफिनेशन है, उसको बदला नहीं जा सकता कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को ये लिख दिया कोई और जाके इसका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ और ही बना देगा। ऐसा नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता ये। तो ये डेफिनेटली एक सेट है। इसके जो एलिमेंट्स है वो आपके जो वहां पे सेट आपने पढ़े थे उस टाइप के एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पेयर फॉर्मेट में आ गया है। तो ये सेट है, डेफिनेटली है। ये बात यहां तक की क्लियर है। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब पढ़ते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ये जो पॉइंट्स है वो ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको वो एग्जांपल जो दिखाया था वहां पे मैंने बता भी दिया था और इनको आप उस तरीके से रिप्रेजेंट कर भी सकते हो, फिर भी मैं इनको दोबारा से एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने दो सेट्स लिए, कौन कौन से, ए सेट बी सेट। ए सेट को मैं पहले लिख रही हूं तो मैंने यहां पे कर दिया कि ये जो लाइन है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो लाइन है वो बी सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ए सेट में ये मैंने 0 ले लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से नंबर्स हैं 1 2 3
4। ये बी को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि बी में 2 ही एलिमेंट हैं तो आप सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिखोगे। बी को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि बी में जो एलिमेंट हैं वो इस लाइन से लिए गए हैं, कि इस लाइन, ये जो लाइन है, ये जो एरो वाली जो लाइन है, इस लाइन से बी के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो इस लाइन से उठाए गए हैं। 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट उठा के इस बी सेट में रखे गए हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ए सेट में रखे गए हैं, कि इस लाइन से हमने ए सेट में 3 एलिमेंट रखे हैं। अब हम इस ए क्रॉस बी के पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे कि ये यहां इस ग्राफ में कहां दिखेंगे। अब ये 1 मतलब ए के ऊपर 1 और दूसरा एलिमेंट क्या है 3, तो बी के ऊपर 3, ये यहां पे चले जाइए, ये आपका क्या कहलाएगा 1 3, ये आपका है 1 3, 1 4 1 4, ये आपका क्या है 1 4। नेक्स्ट क्या है 2 3 2 और ये आपका 3, ये आपका है 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 2 4 2 4, ये ऊपर आपका आ गया 2 4। नेक्स्ट क्या है 3 3 3 3, ये आपका 3 3। नेक्स्ट आपका 3 4 3 4, आपका ये 3 4। ये जो 6 नंबर्स जो हैं पॉइंट की फॉर्म में आपको दिखा दिए गए हैं, ये जो 6 के 6 नंबर हैं ये इस ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया है, क्या 2 क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो सकते हैं? पहला नोट फॉर्मेट में आप अपना लिख लेना इस बात को कि क्या 2 क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने लिखा ए क्रॉस बी, एक तरफ लिखा मैंने सी क्रॉस डी, ए बी सी डी 4 सेट्स हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बना दिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, ठीक है। कब हो सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ। ये कब होंगे? जब ए जो है वो सी के इक्वल होगा एंड जो बी है वो डी के इक्वल होगा। जो पहला सेट है वो उसके पहले वाले सेट के इक्वल होना चाहिए, और जो दूसरा जो सेट है वो आपके दूसरे सेट के इक्वल होना चाहिए। ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते कि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो आप कह दो कि ये दोनों इक्वल, ये जो है इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। नहीं, नहीं होगी। अगर ये लिख दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ, जो मैं आपको पलट के बता रही हूं कि उल्टा नहीं कर सकते। अब उल्टी कंडीशन लिखते हैं। वो कंडीशन क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी क्या इक्वल होता है बी क्रॉस ए के? नहीं, ऑलवेज नहीं, हमेशा इक्वलिटी नहीं आती है, सिर्फ एक ही कंडीशन में आती है, जब ए इज इक्वल टू बी हो, इफ एंड ओनली इफ। ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, ये दोनों बहुत अहम पॉइंट हैं। 2 अलग अलग होंगे तो ये कंडीशन दोनों के इक्वल, पहला पहले के साथ इक्वलिटी फॉर्म करना चाहिए, दूसरा दूसरे सेट के साथ इक्वलिटी फॉर्म करना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए को इक्वलिटी क्या आती है? हमेशा नहीं आती है। किस एक स्पेशल कंडीशन में आती है? कब? जब ए इज इक्वल टू बी हो जाए, ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो जाएं, तब ये इक्वलिटी होल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है? ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। और इससे एक चीज और भी निकल के आती है अगर ये ए सेट बी के इक्वल हो गया तो मैं इस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकती हूँ? जो आपका यहां लिख देती हूं, ए क्रॉस बी है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए क्रॉस ए, क्योंकि ए तो बी के इक्वल है तो ए क्रॉस ए लिख सकती हूँ। और इसको हम क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, जब 2 सेट्स यूं आपस में इक्वल हो जाए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर कहीं भी आपका इस ए स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना कि वो 2 सेम सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। और सेम सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये बी जो लिया है 3 4, अब मैं यहां से इससे मैं बी क्रॉस बी निकालूं तो इससे क्या क्या एलिमेंट आएंगे? इसका इसके साथ 3 3 और 3 का 4 के साथ 3 4, 3 का 3 के साथ भी 3 का 4 के साथ भी। अब 4 एलिमेंट को उठा लो, अब 4 का पहले 3 के साथ तो 4 3, अब 4 का 4 के साथ 4 4, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सेम
सेट का सेम सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से निकल के आएंगे। अगर आप अलग अलग भी लिखना चाहें तो अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं भाई। अगर आपको स्टार्टिंग में करने में कंफ्यूजन हो रहा हो कि किसका किसके साथ करेंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिख ले। जैसे ये बी लिखा आपने यहाँ पे लिख दिया 3 4 क्रॉस, फिर से 3 4। अब आपको पेयरिंग जो है वो समझ में आ जाएगी कि 3 का पहले 3 के साथ, 3 का फिर 4 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, और फिर 4 का 4 के साथ। ये आ जाएंगे पेयर्स आपके निकल के। स्टार्टिंग में होता है कि हम थोड़े हिस्से कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजें दिखने में क्या होती हैं कि कंफ्यूजिंग सी लगती हैं कि ये कैसे आएगा। तो वो कंफ्यूजिंग नहीं होना है, उसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन दिखा सकें कि हाँ भाई मैं तो इस तरीके से करने में कंफर्टेबल हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना, छोटे बच्चे जैसे शुरू में एडिशन करना सीखते हैं कि 4 का 3 के साथ एडिशन करो, तो वो क्या करते हैं 1 2 3 4 1 2 3, और फिर इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 7, इस तरीके से करते हैं। वो उसको सिंपल फॉर्म में लेके और तब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट हो जाती है तो ये करना बंद कर देते हैं, फिर बड़े से बड़े एडिशन भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको शुरुआत है तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप इस तरीके से इनको अलग अलग लिख लें अगर छोटे सेट्स हैं तो। और 2-4 ऐसे छोटे सेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे थोड़ा सा बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम आनी कम शुरू हो जाएगी। अब जैसे आपने बी क्रॉस बी किया है, अब बात करते हैं रियल लाइन के ऊपर। रियल लाइन के ऊपर चलते हैं। यहां पर मान लीजिए ये जो है ये है रियल लाइन आर, ये भी कर दी मैंने रियल लाइन आर, ठीक है। अब रियल लाइन आर क्रॉस आर, यहां पे आर क्रॉस आर, आर कोई सेट नहीं है, मतलब इस तरीके का सेट नहीं है कि जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स इस तरीके से दिखें, फाइनाइट 3-4 एलिमेंट हो, ऐसा नहीं है। ये आर है पूरी रियल लाइन, पूरी रियल लाइन मतलब ये वाली रियल लाइन जिसके पॉइंट्स भी हैं, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, सब कुछ है इसके अंदर, और ये भी रियल लाइन। तो इसमें जो है वो आपके टपल्स किस तरीके के दिखाई देंगे, एक्स वाई, वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, इस तरीके के। और ये जो है ये आपका क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वेयर। जैसे ये ए स्क्वेयर लिखा गया है ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर। और ये जो आर स्क्वेयर है इसी को ही क्या बोला जाता है, 2 डायमेंशन। इसी को क्या बोला जाता है, 2 डायमेंशन, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, प्लेन। प्लेन भी कह देते हैं हम इसको। ये एक्स वाई फॉर्मेट में जो लेके आते हैं ना हम, आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रियल लाइंस ही होती हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। और आर क्रॉस आर जो टप्पल फॉर्मेट के, इसके जितने भी पॉइंट आते हैं इस प्लेन के ऊपर, ये आपका आर स्क्वायर होता है। ये पूरा सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे जितने भी, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये आपका आर स्क्वायर है। इसको आप प्लेन भी कह सकते हैं, इसको 2 डायमेंशन भी कह सकते हैं, इसको आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये आपका प्लेन की फॉर्मेट में होता है, तो ये आपका आर स्क्वायर आता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लेन किस तरीके से बनता है, 2 डायमेंशन भी वही होता है, और उसमें जो ग्राफ के फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम डील करते हैं। तो यहां तक की आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कुछ बातें और हम इसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर अभी हम नजर डालेंगे। ये मैं एक बार रब कर देती हूँ, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कुछ मेन रिजल्ट्स पढ़ेंगे, उनको आप अच्छे से देखिएगा। ये रिजल्ट्स बार बार क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं, इनकी हेल्प से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में आप लिख लेना। जो फर्स्ट पॉइंट है, अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट तो देख लिया कि ये जो टपल्स आते हैं, सॉरी जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स की ये कलेक्शन होती है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 2 सेट्स का। तो अब हम पहला जो पॉइंट है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे इसमें। सेट है, सेट तो मैंने आपको बता दिया था कि ये सेट है, सेट है तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो जरूर मिलेंगे, इसकी कार्डिनलिटी पक्का मिलेगी। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अगर ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। यहां मल्टीप्लीकेशन बोला है मैंने, यहां पे मैंने क्रॉस बोला है। प्रोनाउंसिएशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि आप क्या प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं बाद में भी आपके मुंह से वही निकलता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप
कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब ठीक मान ले कि ठीक है बच्चा है बोल दिया, लेकिन शुरू से ही अगर आप सही चीज को सही बोलते चलते हैं तो आपको उसकी एक हैबिट हो जाती है, फिर आप सही चीज को सही ही बोलते हैं, कोई दूसरी चीज के फॉर्म में आप गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं यूज करते। तो इसलिए इसको यहाँ सेट्स दिख रहे हैं तो इसको क्रॉस बोलो, और यहाँ पे मैं नंबर की बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ये एक पर्टिकुलर नंबर आएगा और नंबर को किसी नंबर से कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, फिर वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जो है मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने एग्जांपल पहले भी लिया था, ए में एलिमेंट थे 1 2 3 और जो बी में एलिमेंट है वो आपका था 3 और 4। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 6। आपने देखा भी था पीछे, आपने देखा भी था उसमें 6 एलिमेंट ही आए थे, मैंने ग्राफ में भी दिखाया है आपको, अभी अभी जस्ट दिखाया है। तो ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 6। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब जो सेकंड बात कह रहा है कि इफ either a is infinite or b is infinite। कह रहा है कि या तो a इनफाइनाइट हो जाए या फिर b इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट ही है, यहाँ पे काउंटेबल या अनकाउंटेबल का मैटर नहीं है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि काउंटेबिलिटी की में बात कर रहा है या अनकाउंटेबिलिटी में बात कर रहा है, चाहे अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में भी कितने हो जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट में भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। ये आपकी सेकंड कंडीशन थी। अब बात आती है कि थर्ड में, इफ a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5, कि इन दोनों सेट्स में से कोई एक 5 हो जाए तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। मान लीजिए a जो है मैंने कह दिया 1 2 है और b जो है वो मैंने कह दिया 5 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप खुद सोच के देखिए कि क्या होगा अगर ये 5 हो जाए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी बेटा 5 ही होगा। देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। क्यों, a क्रॉस b क्या होता है, टप्पल, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर यहां एलिमेंट होना ही चाहिए, यहां एलिमेंट होना ही चाहिए। यहां एलिमेंट होने के लिए मतलब a जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। बी का एलिमेंट का यहां होने का मतलब क्या है कि बी भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के एलिमेंट होंगे तभी तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जब किसी एक में भी अगर एलिमेंट ही नहीं होगा तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे। ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो एलिमेंट होना जरूरी है, इसीलिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 5 हो जाएगा। भले ही जो एक है वो नॉन एम्प्टी है, बट दूसरा जैसे ही एम्प्टी हुआ क्रॉस प्रोडक्ट को भी एम्प्टी बना देगा, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी ये प्रोडक्ट, ये जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से ध्यान में रखना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आते हैं वहां पर क्या आता है कि ए को कोई फाइनाइट इस तरीके का सेट दे दिया, बी को मैंने आपको बताया था ना कि उसमें कि जो नल जो सेट्स होते हैं, जो एम्प्टी सेट होते हैं, उनकी आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन तो दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसको निकाल के देखेंगे तो वो 5 सेट निकल के आएगा। वो जो दूसरा सेट है वो कुछ उसी तरीके का दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। आप उसमें देख के सोचोगे इसका तो फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ये फाइनाइट तो क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइनाइट आएगा, बट ऐसा नहीं होगा, वो होगा ही एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को देके क्रॉस प्रोडक्ट पूछेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में आप नॉन एम्प्टी करके आओगे या फाइनाइट लिख के आओगे, कुछ ना कुछ हो रहे वो आएगा एम्प्टी। तो ये गड़बड़ नहीं करना है, ये रिजल्ट जो है ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ये 5 है। अब फोर्थ जो बात है वो आपकी क्या बताती है, जैसे आपने 2 का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, क्या वैसे ही 3 का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। मींस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहां पर मैंने 3 सेट ले लिए हैं, क्या 3 का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है।
वीडियो पॉज करके खुद सोच के देखो, है पॉसिबल है। कैसे लिखा जाएगा? ए बी एंड सी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी। और ये जो तीन मेंबर्स की फॉर्म में लिखे गए हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर फॉर्म किया गया है, पहला एलिमेंट ए से लिया है, दूसरा एलिमेंट बी से लिया है, तीसरा एलिमेंट सी से लिया है, ठीक है। और उनकी हेल्प से ये ट्रिपलेट टाइप के एलिमेंट्स बनाए गए हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? एक ऑर्डर को फॉलो किया है तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। और अब जो है ये जो लिखा गया है, ऐसे ही अगर मैं ये कर दूं कि इसको भी ए से रिप्लेस कर दूं और सी को भी ए से रिप्लेस कर दूं, सेम सेट भी हो सकते हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा था ए क्रॉस ए, ऐसे ये भी सेम सेट हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब। जैसे वहां पे ए स्क्वेयर हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अब ए को मान लो मैं रियल लाइन आर से रिप्लेस कर दूं, आर क्रॉस आर क्रॉस आर, तो ये क्या आ जाएगा? आर क्यूब। ये क्या कहलाता है? 3 डायमेंशन। इसको क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन। या फिर इसको क्या कहते हैं? स्पेस। जैसे 2 डायमेंशन को प्लेन बोला गया था, वैसे ही 3 डायमेंशन को क्या बोला जाता है? स्पेस बोला जाता है। स्पेस कैसे? मान लीजिए ये रूम है, ठीक है। इस रूम में एक डायरेक्शन तो ये हो गई, ये वाली डायरेक्शन जो आपका ब्लैक बोर्ड है। 2 डायरेक्शन तो यहां दिखाई जा सकती हैं कि एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। और जो थर्ड जो डायरेक्शन है वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगा लीजिए, ऐसे ऐसे आती है। इसको मैं ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशन का है, इसलिए मैं 3 डायमेंशन की चीज यहाँ पे दिखा नहीं सकती। सिर्फ आप इमेजिन कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं आप इमेजिन कर पाए। तो ये जो है ये इस तरीके से इसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी। ये आपस में परपेंडिकुलर, और ये जस्ट इसके, मतलब ये समझ लीजिए ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगी। जो मैंने ये जो मार्कर है वो मार्कर यहाँ पे लगाया है, इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगी। अब ये जो स्पेस बन जाएगा, स्पेस मतलब जैसे ये हमारा कमरा हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरे ये इसके उंगलियों के बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर मुझे लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है ये, पहली बात। फिर ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर रहेगी, इससे ये कितनी दूरी पर है, ये दूसरा पैरामीटर आ जाएगा। और ये जो लाइन है, इससे ये कितनी दूरी पर है, ये तीसरा पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस में जो पॉइंट है उसकी लोकेशन को दिखाएगा। जो ट्रिपलेट फॉर्म के जो ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ट्रिपलेट्स आएंगे, ये आपको स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट होगा उसकी लोकेशन को दिखाएंगे। और इसीलिए इस आर क्यूब को स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पेस, या हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। ये किसके काम आता है? वॉल्यूम फाइंड आउट करने के। आपने बहुत सारे वॉल्यूम्स के फॉर्मूले पढ़े होंगे, किसका? क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का वॉल्यूम आप पढ़ के आए होंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन भी अप्लाई करके आए होंगे। वो जो फॉर्मूले आप जो करके आए हैं, आपने कभी सोचा कि वो फॉर्मूले कहां से निकल के आए, कैसे फाइंड आउट किए? जिस किसी ने भी फाइंड आउट किया होगा उसने कैसे फाइंड आउट किया होगा? इस 3 डायमेंशन में उस प्रॉब्लम को रख के और उसको सोल्व करके फाइंड आउट किया उसने कि ये जो सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम ये निकल के आएगा, ये क्यूबॉइड होता है इसका वॉल्यूम ये निकल के आएगा, ये क्यूब होता है इसका वॉल्यूम ये निकल के आएगा। ये यहां से इसको स्टडी करके किया गया है, ठीक है। आपको इतना डीपली शायद ही कोई टीचर इस लेवल के ऊपर बताएगा। अदरवाइज 11th 12th क्लास में वो ये चीजें बताते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन करवाते हैं और चल देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं आता है, आता है उनको, लेकिन इतना डीपली आपको बहुत कम लोग डिफाइन कर पाते हैं, बहुत कम लोग बता पाते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, डीपली क्लियर हो, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन अराइज करे वर्बली या किसी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अराइज किया और आप तुरंत चुटकियों में उसका जवाब दे सकें और आप ये बता सकें ये कंसेप्ट वहां उस रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स में लगाया जाता है और वहां से निकाली जाती हैं ये चीजें। लोग भी ये कहें कि आप कहां से पढ़ के आए हैं, ये पता होना चाहिए। लेकिन प्लीज
इस चीज के लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि और ज्यादा बच्चों के पास ये नॉलेज पहुंच सके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं। मैं इन रिजल्ट्स को आपके सामने करा देती हूँ, जिनके एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ये रिजल्ट्स क्या हैं कि आपके कुछ कभी कभी कुछ बेहतर क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें ये रिजल्ट्स अप्लाई हो जाते हैं, तो काम आ जाते हैं आपके, इसलिए आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए कि ये रिजल्ट ऐसे होता है। ठीक है, तो पहला रिजल्ट हमें क्या कहता है कि A क्रॉस B यूनियन C जो है वो इक्वल आएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। कुछ ऐसा ही आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी देखा था, जब यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये भी कुछ वैसा ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ध्यान रख लेना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये A क्रॉस है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहले B के ऊपर, इस B के ऊपर यहाँ पे, फिर यूनियन A क्रॉस जो है C के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दिखाया गया है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही ऑपरेशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको याद रखने की कुछ ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट भी यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्या कह रहा है कि A क्रॉस B माइनस C जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहता है कि A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। इस डिफरेंस को आप अच्छे से पता है आपको कि सेट्स के अंदर ये डिफरेंस क्या होता है। आप पिछली वीडियोस में इसको जाके देख सकते हैं। जिस बच्चे को नहीं भी पता है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सेट्स के बीच में। तो जो A क्रॉस है वो यहाँ पे भी देखो डिफरेंस जो है ये आपका ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के अंडर भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। A क्रॉस पहले B के साथ अप्लाई हुआ माइनस A क्रॉस जो है C के साथ अप्लाई हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन जो आपका जो माइनस होता है, जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन हम नंबर्स में बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे डिफरेंस। B सेट का C सेट से डिफरेंस। तो ये यहां पर भी आपका किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो मैं पहले भी करवा चुकी हूं, जब मैंने वो पैटर्न जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया था तो उसमें ये चीज बता दी थी मैंने। A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के तभी इक्वल होगा जब A B के इक्वल होगा। ये दोनों ही कंडीशन होगी, अगर ये है तो ये होल्ड होगा, ये है तो ये होल्ड होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इफ कह रहा है कि A जो है वो सबसेट है B का, देन कह रहा है A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे हमने A क्रॉस A जो है वो आपके पास लेके भी आए थे, जो 9 एलिमेंट्स आए थे, जो A जो था वो हमारे पास क्या था 1 2 3, और जो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो आपके पास 9 एलिमेंट्स आए थे। अब बात कर रहा है कि A है वो सबसेट है B का। अब मैंने B ले लिया, मान लो 1 2 3 4, तो A सबसेट हो गया B का, A के सारे एलिमेंट B में है, A सबसेट हो गया B का। अब ये कह रहा है कि देन A क्रॉस A जो 9 एलिमेंट आए हैं वो A क्रॉस B, पहले तो ये देखो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 12 एलिमेंट। ठीक है, अब B क्रॉस A इसमें भी 12 एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, 12 एलिमेंट आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, 4 क्रॉस 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, वो भी 12 आ जाएगा। तो इसमें भी 12 एलिमेंट है, इसमें भी 12 एलिमेंट है, उनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जहां जहां पे जो ये वैल्यूज हैं, ये वो वैल्यूज, ये वो एलिमेंट होंगे जो A के ही एलिमेंट हैं, जहां जहां पे वो आपके कॉमन एलिमेंट्स में आ जाएंगे। अदरवाइज कोई और एलिमेंट आपका कॉमन एलिमेंट में आएगा ही नहीं। और ये कहां कहां पर होगा, जब 3 एलिमेंट ये और 3 एलिमेंट ये रहेंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट इसके और 3 एलिमेंट ही इसके, तभी ये आपस में क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपको दूसरे में दिखेंगे, अदरवाइज दिखेंगे ही नहीं। और जहां भी दिखेंगे वो उनके इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो ये कितने दिखेंगे, 9 ही तो दिखेंगे, 3 उसके और 3 उसके, तो ये कितने दिखेंगे, 9 ही दिखेंगे। और A क्रॉस A में एलिमेंट कितने हैं, 9, तो वो अपने आप ही सबसेट हो जाएगा इसके इंटरसेक्शन का। क्लियर है,
मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी आप इस एग्जांपल से और अच्छे से करके देख लीजिए। मैं करके दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहती, लेकिन आप खुद से एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, ये हो जाएगा इजीली। आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट कॉमन आए और क्यों ये इसका सबसेट हुआ, क्योंकि इसमें आपके ज्यादा एलिमेंट आए, ज्यादा एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये आपके वो 9 एलिमेंट आएंगे, और इसमें जब आप कॉमन लेके आओगे तो भी 9 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए अगर सबसेट है बी का, देन कह रहा है कि किसी भी सेट के लिए फॉर एनी सेट सी, कोई भी सेट ले आइए आप, तो कह रहा है कि जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करें और बी के साथ करें तो वो भी हमेशा सबसेट ही आएगा, आएगा ही। ए मान लो बी का सबसेट है, ए यहाँ पे बी का सबसेट है, मैंने सी मैंने यहाँ पे ले लिया, ए बी ये ले लिया मैंने सी, कोई भी सेट है। अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, कितने एलिमेंट देगा ये कितने एलिमेंट देगा, 3 × 2, ये कितने एलिमेंट देगा 6। किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस सी में, ये 6 एलिमेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस सी में 4 × 2, ये आ जाएंगे 8 एलिमेंट। अब इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट है, लेकिन ये सिर्फ नंबरिंग से मत कह देना कभी भी कि सबसेट हो जाएगा। नंबरिंग से कभी भी सबसेट नहीं बनता है। एलिमेंट्स की शक्ल जो है वहां पे दिखनी चाहिए, और वो कब दिखेगी, जो सी सेट है वो तो सेम है ही, तो जो सेकंड एलिमेंट रहेगा टप्पल बनाएंगे तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, सी के एलिमेंट आ रहे हैं वो आ जाएगा। ए जो है वो सबसेट है ऑलरेडी बी का, तो जहां जहां पे ये एलिमेंट कॉमन रहेंगे, जो इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, वो जो सारे टप्पल हैं वो सेम दिखेंगे इन दोनों में। लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, 4 के साथ जब इनके टप्पल बनेंगे, कौन कौन से, 4a 4b, ये जो 2 टप्पल हैं ये इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसमें एक्स्ट्रा दिखेंगे। बाकी के सारे जितने भी टप्पल होंगे वो सेम रहेंगे, इसके और इसके सेम रहेंगे। बस वो जो 4 जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है ना बी के अंदर, जो इसके अलावा अदर एलिमेंट दिखाई दे, उसके साथ सी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और जो एलिमेंट निकल के आएंगे ना, सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा में निकल के आएंगे। आप करके देख लीजिएगा खुद से, वही एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये कंडीशन किसी भी सेट के लिए होल्ड होगा। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी बता रहा है ये। ए अगर सबसेट है तो क्रॉस प्रोडक्ट आप किसी भी सेट के लिए ले लीजिए, किसी भी, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो वो भी हमेशा सबसेट ही रहेगा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि ए अगर सबसेट है बी का और सी अगर सबसेट है डी का, देन कह रहा है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है कि पहले से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और इसका बी का डी से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मतलब जो सबसेट है उसका सबसेट वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सुपरसेट है उसका सुपरसेट वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। उल्टा पुल्टा नहीं करने देगा कि ए का डी के साथ कर दें और बी का सी के साथ, तब कोई गारंटी नहीं है, तब कोई गारंटी नहीं है कि ये सबसेट बनेगा ही बनेगा। ये कंडीशन आए, ये तभी आएगी जब आप सबसेट वाले को सबसेट वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और सुपरसेट वाले को सुपरसेट वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। इसका कोई भी एग्जांपल लेके आप प्रूव करके देख लीजिए, और इसको उल्टा भी करके देखना। आप जब इस प्रैक्टिस को करें तो आप उल्टा भी करके देखना, और उल्टे में ये कंडीशन होल्ड नहीं हो पाएगी। गारंटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं है, बट होगी ही होगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बी का इंटरसेक्शन डी के साथ। ये कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने देखी थी कि जहां पे जो एक के ऊपर दूसरे के ब्रैकेट के फॉर्म में ले आते हैं, ये एग्जैक्ट वो नहीं है, बट कुछ वैसी ही आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ये इंटरसेक्शन, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, इन क्रॉस प्रोडक्ट का जब आप इंटरसेक्शन करें तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ इंटरसेक्शन करें, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा के सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ जो आपका इंटरसेक्शन अप्लाई करें। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कहीं ए का डी के साथ कर दो और बी का सी के साथ कर दो, ऐसा नहीं करना है। अगर इसको आगे पीछे कर दिया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और आपका जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा, कुछ और ही निकल के आएगा, फिर ये इसकी इक्वलिटी नहीं आएगी।
ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रख लेना, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहती, इसके अंदर ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहती, ये सीधा आप रिजल्ट याद रख लेना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंप्लाइज करता है कि B इज इक्वल टू सी। ये मैंने आपको करा भी दिया था, आपको जब पहले वाली जो वीडियो जो आप बैक करके देखोगे तो मैंने वहां पे बताया भी था कि जो दो क्रॉस प्रोडक्ट हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D, ये जो दो क्रॉस प्रोडक्ट हैं ये दोनों आपस में इक्वल तभी होते हैं जब पहला सेट है वो इस पहले वाले के साथ इक्वल हो एंड जो B है वो किसके इक्वल हो, D के, इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन मैंने आपको पहले कराई थी। अब यहां पे इसने क्या किया है इस रिजल्ट के अंदर कि पहला वाला जो सेट है वो तो सेम ही रख दिया, मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये ऑलरेडी अप्लाई कर दी उसके अंदर, तो ये कंडीशन इसने काट दी और दूसरी कंडीशन को इसने एज इट इज दिखा दिया। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, तो पहला जो सेट है वो तो इसने इक्वल दिखा दिया, दूसरा हमें पता ही है उस रिजल्ट से, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो इक्वल होंगे ही होंगे, ये आप करके भी देख सकते हैं और वैसे भी आपको दिख रहा है और मैंने बता भी दिया था कि वो इक्वलिटी आएगी। यहां तक का कंसेप्ट बच्चों शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस प्रॉब्लम को किसी ना किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने की, उस प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरीके से और अच्छे से बताने की कोशिश मैं पूरी करूंगी। आप इन कंसेप्ट को अच्छे से आप क्लियर कीजिए और क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए अब आगे, और इस वीडियो को एंड करते हैं इसके साथ। हाँ तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इन 5 क्वेश्चंस के ऊपर अपना कंसेप्ट अच्छे से लगाइए और इसको ट्राई करके देखिए अपने बिहाफ पर। जो भी आपके सॉल्यूशन आते हैं उन सॉल्यूशंस को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो सही हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं, आंसर ठीक आ रहे हैं या आपके गलत आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने कंसेप्ट को अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, फास्ट करके देखिए टाइम यूटिलाइज करने के लिए, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप क्लियर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपके सपोर्ट के बिना मैं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इनको कंटिन्यू कर पाऊं। प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।